बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है उसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। अब खाद्य संसाधन से हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा हम इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे। कक्षा 6 से आपको याद होगा विज्ञान की पुस्तक का जो एक पाठ था कि हमारा भोजन कहाँ से आता है, वहां आपने पढ़ा था भोजन के मुख्य घटकों के बारे में। क्यों हमें इस चैप्टर को यहाँ पढ़ने की जरूरत पड़ी, मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका आपके सामने रखता हूं। बच्चों, जो भोजन के मुख्य घटक हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन, जल और रुक्षांश। अब थोड़ा सा आप ये समझिए कि इन घटकों की हमारे भोजन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इनका। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, उससे हमें मिलती है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का मीनिंग यहाँ पर काम करने की शक्ति से है। हम जब भूखे होते हैं, जब हम काफी टाइम से खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो हमें कमजोरी महसूस होती है, कोई भी काम करने का हमारा मन नहीं करता। या आप लगातार कोई भारी काम कर रहे हैं, चाहे काम हल्का भी करें, हल्का काम करेंगे थोड़ी ऊर्जा कम लगेगी, भारी काम करेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। जैसे जो मजदूर लोग होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं अपने शरीर से, तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है और काम करने की शक्ति हमें मिलती है। अब ये हमें मिलता कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट जो भोजन का घटक है, ये हमें अनाज जैसे मक्का, गेहूं, बाजरा, गन्ना, आलू, शकरकंदी आदि से मिलता है। यानी ये जो खाद्य संसाधन हैं, ये हमें भोजन का वो घटक देते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे अंदर काम करने की हिम्मत, काम करने की शक्ति आती है। प्रोटीन, जो हमारे शरीर का विकास होता है वो प्रोटीन युक्त भोजन से होता है। अब ये क्या है? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, आज मैंने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिया, उसका अधिकतर भाग जो है वो ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है। उसका ज्यादातर प्रयोग हम ऊर्जा के लिए कर लेते हैं। प्रोटीन से क्या है? शरीर का निर्माण, शरीर के ऊतकों का निर्माण, शरीर की वृद्धि प्रोटीन युक्त भोजन से होती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन जो है ये हमें मिलता है दालों से। जैसे चने की दाल है, उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, मटर है, अरहर है। इस तरह की जो दालें हैं उनसे हमें मिलती है ये प्रोटीन। वसा, वसा भी भोजन का एक मुख्य अंग है। इससे भी मुख्यतः हमें ऊर्जा मिलती है और ये हमारे शरीर में थोड़ा संचित भी हो जाता है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं जिनसे हमें मिलता है घी, तेल, मांस आदि। अब मैं प्रोटीन में एक बात और बताना चाहूंगा, ऐड कर लो। प्रोटीन हमें अंडे, मांस से भी मिलता है। यानी जो लोग मांसाहारी हैं वो मांस का सेवन करते हैं, अंडे इत्यादि जो खाने वाले हैं, उन स्रोतों से भी हमें मिलती है प्रोटीन। ठीक, अब हम बात करते हैं खनिज लवण और विटामिन की। खनिज लवण और विटामिन की अगर हम बात करें, उनकी जो आवश्यकता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की तुलना में कम मात्रा में जरूरत होती है। अब ये हमारे लिए क्या करते हैं? भोजन में इनकी क्या महत्व है? ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, और रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं और मुख्य स्रोत इनके हैं फल, सब्जियां। उसके बाद जल, जल हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण का काम करता है और भोजन के पाचन में वह शरीर के अंदर होने वाली अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। जल। रुक्षांश, रुक्षांश को हम रेशेदार आहार भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको रफेज भी कहते हैं। आपने देखा होगा, आप कई बार कई तरह का भोजन खाते हैं तो आपके दांत में कुछ रेशे फंस जाते हैं। इस तरह का भोजन क्या करता है? ये बचे हुए भोजन को के बाद जो
अपशिष्ट बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, और जो अनपचा भोजन रह जाता है, ज्यादातर तो पचने के बाद भोजन अवशोषित कर लिया जाता है हमारे आंतों के द्वारा, लेकिन जो अनपचा भाग है उसका, जो शरीर को नहीं चाहिए, रुक्षांश क्या है उसका आयतन बढ़ा देता है और उस अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये हमें रेशेदार खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, जैसे मेथी है, पालक है, गाजर है, इनमें रेशे होते हैं और ये पचने के बाद जो अनपचा भोजन होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता उसको शरीर से बाहर निकालता है। तो प्यारे बच्चों, हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो अपने भोजन से प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें इन सभी खाद्य पदार्थों को, जिनके ऊपर मैं गोला लगा रहा हूं, ये तो नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। जिनके ऊपर मैंने गोला लगाया, यहां गोला नहीं है, जल तो चलो हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। ये जो है चीज, ये हमारे खाद्य संसाधन हैं। अब बात आती है, हम खाद्य संसाधनों में सुधार की बात क्यों करें, क्या जरूरत पड़ी हमें खाद्य संसाधनों में सुधार की। देखिए, जो जीवन की मृत्यु दर है, यानी जो धरती के ऊपर जीवन है उसके बारे में अगर बात करें तो मृत्यु दर कम हो गई है। क्यों कम हुई है? आज विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, जिसके कारण हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत से रोगों की दवाई खोज ली है, बहुत सी समस्याओं का निदान खोज लिया है, जिससे जीवन प्रत्याशा जो है, यानी आदमी के जीने की संभावना वो ज्यादा बढ़ गई है। जो भी धरती के ऊपर जीव है, चाहे हमारे देश की बात करें, चाहे हमारे शहर की बात करें, चाहे हमारे गांव की बात करें, चाहे हमारे राज्य की बात करें, चाहे हम विश्व की बात करें, सभी जीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी भोजन की आवश्यकता, जैसे आमतौर पर हम कहते हैं जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान में से भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो रोटी है। अगर रोटी नहीं है, भूखे आदमी की जान भी जा सकती है। तो संसाधनों में सुधार की हम बात कर रहे थे। इस धरती पर जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमें सबको भोजन उपलब्ध कराना एक चुनौती के रूप में लेना पड़ रहा है, क्योंकि उत्पादन जो है वो उसी अनुरूप होना चाहिए जिस अनुपात में खाने वालों की संख्या है। तो अगर हम परंपरागत तरीके से खेती पर चले, हम परंपरागत तरीकों पर चले, तो हो सकता है सबको उतना भोजन ना मिले या भोजन मिले लेकिन आवश्यकताएं सही ढंग से पूरी ना हो। इसीलिए हम खाद्य संसाधनों में सुधार की जरूरत महसूस करते हैं। खाद्य संसाधनों में सुधार का मतलब है कि हम अनाज को इस ढंग से उगाएं कि वो परंपरागत तरीके से न उग करके बल्कि हमें ज्यादा उत्पादन मिले। हम ऐसी फसलों का आविष्कार करें जिनमें उत्पादन ज्यादा मिलता हो, फसल पककर कम समय में तैयार होती हो, रोगों से लड़ने की क्षमता फसल में ज्यादा हो। उसकी कई बार ये आपने देखा होगा कि फसल में एक बार रोग आ जाता है तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ऐसा ना हो, ये हमारे लिए संकट पैदा कर सकते हैं। मौसम की मार झेलने की क्षमता हो हमारी फसल में। मौसम की मार से मेरा मतलब ये है कि आपने कई बार देखा होगा बाढ़, सूखा, ठंड, पाला, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं इनमें फसल नष्ट हो जाती है। तो मान लीजिए एक फसल में काफी टाइम तक पानी खड़ा रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फसल नष्ट हो जाए। ये हमारे कहने से नहीं होगा, इसमें वैज्ञानिकों ने बहुत सारा काम किया है और भी काम इस पर जारी है। इस तरह के गुण उस फसल में आए ताकि वो इस तरह की अनियमितताओं को सहन कर सके। फसल की किस्मों में सुधार, इन पर लगातार काम हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे जैसे बात करता हूं, पहले तो आप 8वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं, फिर फसल किसे कहते हैं।
फसल, ठीक बच्चों, फसल एक ही किस्म के पौधों को एक जगह पर अधिक मात्रा में लाभ के लिए उगाना। बहुत सी सरल सी डेफिनेशन है। फसल क्या है? एक प्रकार के पौधे हैं, एक जगह पर हम उगा रहे हैं और बड़े स्तर पर उगा रहे हैं और अपने लाभ के लिए उगा रहे हैं, तो उसको हम फसल कहते हैं। अब जैसे घास बहुत सारी खड़ी रहती है, उसको हम फसल नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए उतनी लाभदायक नहीं है। कोई खरपतवार है जिसका हम सीधे प्रयोग नहीं कर रहे, तो वो हमारे लिए लाभदायी नहीं है, इसको फसल नहीं कह सकते। आप दूसरी तरफ कोई ऐसी वनस्पति है जो आपके लिए लाभदायक है और बहुत सारी मात्रा में वो आपने उगाई है, तो वो हमारे लिए फसल का काम करे, ठीक है। फसल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जो है लगभग वर्षा ऋतु में, यानी जून या जून के थोड़ा बहुत बाद में बोई जाती है और जून की जो फसल है उसके बाद ये काट ली जाती है लगभग अप्रैल तक। नहीं, गलत बोल गया, जून में फसल जो है ये उगाई जाती है और लगभग अक्टूबर मास तक, ठीक कर लेना, जून से अक्टूबर खरीफ, जून से अक्टूबर। अब आप इसमें सोच ले क्या क्या आता है। मुख्यतः हम धान की फसल लेते हैं, आप इसमें बाजरे की फसल भी लेते हैं, आप इसमें मकई की फसल भी लेते हैं और कुछ दलहनी फसलें भी आजकल आ रही हैं जो खरीफ की फसल में शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भारत में मुख्यतः यहाँ धान इसमें लगाते हैं, इसमें ये जो तिल होते हैं ये भी आते हैं, साथ में कुछ और फसलें भी आती हैं जो हम खरीफ की फसल में अलग अलग हिस्सों के अनुसार जो है ये मौसम के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार भी थोड़ा सा बदलती रहती है। दूसरी जो फसल है वो रबी की फसल कहलाती है। रबी की फसल में अगर मैं बात करूं, अक्टूबर या नवंबर में और अप्रैल तक मुख्यतः गेहूं की फसल, मूंग, उड़द, कुछ इस तरह की फसल। अब आप कहेंगे सर आप ऊपर भी नाम ले रहे थे, कुछ दलहन फसलों का नीचे भी ले रहे हैं, ऐसी है फसल जो दोनों जगह उगाई जाती है। तो इस तरह की जो फसल है ये हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। अब हम चर्चा करते हैं खाद्य संसाधनों में सुधार के लिए क्या क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं। तो बच्चों ये सब आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके, पॉज मीन्स रोक लेना वीडियो को और अपनी कॉपी पे नोट कर देना। इसमें चर्चा कर रहे थे खाद्य संसाधनों में सुधार की बात जो है। मुख्यतः हमारे देश में 3 क्रांतियों की शुरुआत हुई, जिसमें एक तो है हरित क्रांति, दूसरी थी श्वेत क्रांति, तीसरी है नीली क्रांति। ये तो क्या थी? फसल उत्पादन से, फसलों से संबंधित। दूसरी थी दूध उत्पादन से संबंधित, तीसरी थी मछली उत्पादन से संबंधित। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इन क्रांतियों के माध्यम से, जैसे हरित क्रांति थी, हरित क्रांति के दौर में वैज्ञानिकों ने अनेक तरह के उर्वरकों, कीटनाशकों और ऐसी फसलों का इस्तेमाल किया जिससे उत्पादन अधिक मिला। श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। दूध उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई? अच्छी नस्ल के पशुओं का विकास, जिनको मुख्यतः संकरण की विधि से इजाद किया गया। नीली क्रांति में प्रजनन करा करके उच्च किस्मों की मछलियों में और संकरण के द्वारा हमने मछली उत्पादन को बढ़ाया, क्योंकि हमारे देश में अब जो मछली उत्पादन है इसका जो स्तर है ये भी काफी बड़ा है। दूध उत्पादन में भी हम काफी आत्मनिर्भर हुए हैं और फसल उत्पादन में भी हम काफी आत्मनिर्भर हुए हैं। अब क्या है, जैसे हम कुछ चर्चा करें, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूंगा कि पौधों को कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये जो मैंने 3 क्रांति बताई खाद्य संसाधनों में सुधार की तरफ, ये कदम था। अब देखिए, पौधों को पोषक तत्वों से पहले हम बात करेंगे कि फसल उत्पादन के लिए
आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए? जैसे मैं सबसे पहली बात करूंगा, फसल परिपक्वन काल। फसल परिपक्वन काल से बच्चों मेरा मीनिंग है कि फसल हमारी कितने समय में पककर तैयार होती है। हम हर बार ऐसा नहीं चाहते कि हर फसल जल्दी तैयार हो या जल्दी खत्म हो जाए। फसल परिपक्वन काल से उसके पकने के समय से। और दूसरी बात, फसल जो है एक ही टाइम पर पके, ऐसा नहीं है एक केस में आपने फसल बो रखी है, फसल की किस्म आपकी ऐसी है, आपने उसमें मिक्स तरह के बीज डाल दिए, कोई कब पक रहा है तो कोई कब पक रहा है। ऐसे में आप उस फसल से अधिक उत्पादन या यूं कह लीजिए वो आपके लिए उतनी लाभदायक नहीं होगी। दूसरी बात, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण से मेरा मतलब ये है, जैसे आप अनाज उगा रहे हैं, अनाज के लिए आप चाहेंगे अनाज का पौधा बोना रहे। क्यों रहे बोना? वो कम मात्रा में पोषक तत्व प्रयोग करेगा, उसको कम मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होगी। दूसरा, उसका जो पकने का समय है वो भी थोड़ा हो, क्योंकि अनाज हमें थोड़ा जल्दी चाहिए। और दूसरा, अगर बोना पौधा होगा तो तेज हवा से वो गिरेगा नहीं और तरह के नुकसान उसमें होने की संभावना कम होगी। इसी के साथ में अगर आप चारे के लिए कोई फसल बो रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं बरसीम, क्या होगा चारे के लिए, जैसे हम बरसीम का इस्तेमाल करते हैं या कोई और फसल का इस्तेमाल करते हैं, सोरगम है, जई है, हम चाहेंगे जो चारे वाली फसल है उसमें अनेक शाखाएं हो, घनी हो, सघन हो, इस तरह से हो। क्यों? क्योंकि चारे का उत्पादन हमें ज्यादा चाहिए, उसके अंदर टहनियां ज्यादा हो, शाखा ज्यादा हो, भरा हुआ सा लगे पौधा, क्योंकि जो चारा है वो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। इस प्रकार के जो गुण हैं, जैसे अनाज के किस्म का बोना होना, चारे के लिए जो हमारी फसल है वो सघन हो, शाखाओं वाली हो, इनको बोलते हैं ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। ठीक। और फसल को जैव तथा अजैव कारकों से सुरक्षा। खाद्य संसाधन में सुधार की बात कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, जो हमारी फसल है उसके अंदर जैव अजैव कारकों से खुद को बचाने की योग्यता होनी चाहिए। जैव कारकों में जैसे क्या क्या आ गया, कोई कीट आ गया, या कीट जैसे और जो छोटे जीव हैं उनसे फसल नष्ट हो जाने वाली नहीं होनी चाहिए। अजैव कारकों में क्या आ गया, बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, बहुत ज्यादा पाला पड़ गया, बहुत ज्यादा बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, गर्मी पड़ गई, ऐसा नहीं हो कि इन कारकों से हमारी फसल पूरी तरह नष्ट हो जाए। इन जैव अजैव कारकों से खुद को सुरक्षित करने वाली भी हो। दूसरा, ये थे हमारे फसल उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक गुणों की मैंने चर्चा की। कुछ आगे भी हम इसमें थोड़ी सी और बात ऐड करेंगे। फसल की सुरक्षा। देखिए, फसल की सुरक्षा में हम क्या बात करते हैं, हमने एक सिस्टम से चलते हुए फसल की सुरक्षा भी करनी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हर फसल के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी आ जाएगी। कई बार ऐसे कीटों का भी या ऐसे जैव कारकों का भी आक्रमण हो जाता है जिससे फसल अपने आप को नहीं बचा पाती। ऐसे केस में हम पीड़कनाशियों का, और फसल के अंदर अगर खरपतवार है तो खरपतवार नाशियों का, पीड़कनाशी हम प्रयोग करते हैं जीव जंतुओं को मारने के लिए जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और खरपतवार नाशी हम प्रयोग करते हैं उन अवांछित पौधों के लिए जो हमारी फसल के साथ उगे हैं। तो इनका प्रयोग ऐसे हो कि जो ये हमारी फसल का उत्पाद है, अनाज है, कोई फल है, कोई सब्जी है, उस पर सपोज करो आपने दवाई का स्प्रे कर दिया
जिस कीट को, जिस खरपतवार को आप खत्म करना चाहते हो वो खत्म हो गया, लेकिन उसने आपकी फसल उत्पाद पर ऐसा असर छोड़ दिया जो आपके लिए नुकसानदायक है, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो फसल की सुरक्षा के लिए हमें पीड़कनाशकों का, खरपतवार नाशकों का प्रयोग भी एक संयम तरीके से करना है, एक ऐसे तरीके से करना है कि न केवल हमें सिर्फ पीड़कों का और खरपतवार का नाश करना है, बल्कि अपने लिए या मानव के लिए भी वो सुरक्षित रहे। फसल सुरक्षा में और क्या आता है? फसल सुरक्षा में न केवल कीट या खरपतवार से हानि हो सकती है, बाहरी जंगली जानवरों से भी बचाने के लिए हमें फसलों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। और इससे अगले पॉइंट में मैं चलूँ, ये मेरा ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी था, इसमें मैं बात करता हूं फसल प्रबंधन, मैनेजमेंट करना है। समय पर सिंचाई की हम बात करें, समय पर खाद और उर्वरक डालने की हम बात करें, खाद और उर्वरक का अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और फसल पक गई, पकने के टाइम पर बरसात हो जाए या फसल के पकने के दौरान कोई और पर्यावरणीय कारक फसल को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए भी हमें विशेष रूप से प्रबंध करने होते हैं। जैसे आपने कई बार अखबारों में, टीवी में सुना होगा कि इतना गेहूं सड़ गया, इतना गेहूं बरसात में भीग कर खराब हो गया, इतने टन गेहूं फेंकना पड़ा, इतने टन गेहूं पानी में गलकर बेकार हो गया। तो हमें क्या है, हमें जो गोदाम है वो उच्च स्तर की सुरक्षा वाले, यानी जहां पर पानी, नमी इत्यादि से हम बचा सके अपनी जो फसल आ गई है या हमारी सरकार ने जो फसल खरीदी है उसको, ताकि वो सेफ जगह पर रख सके, ताकि जरूरत के समय में ठीक अवस्था में हमें भोजन मिल सके। अब आगे हम चर्चा करते हैं खाद और उर्वरक की। खाद और उर्वरक, खाद और उर्वरक देखिए, ये खाद्य संसाधनों में सुधार का ही एक स्टेप है। खाद क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, ये कक्षा 8 में भी आप कर चुके हैं। और ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूंगा खाद जो है इसका नुकसान कम है। ये खाद कैसे तैयार होती है? पशुओं के मलमूत्र से, ज्यादातर गोबर से, गली सड़ी सब्जियों से, और जो चीज अपघटित हो सके उनसे मिलकर कार्बनिक पदार्थ तैयार होता है। ये जिसको हम खाद कहते हैं। और खाद भी अनेक तरह की होती है। हरी खाद है, जैसे आपने खेत में ढैंचा है, पटसन है, या कोई दलहनी फसल बो दी, खेत में बो दी, जब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई उसकी जुताई खेत में कर दी तो हरी खाद बन गई। कुछ अपघटन हमारे ये केंचुए भी करते हैं, निस्त्रीकरण करते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों का, उससे तैयार होते हैं वर्मी कंपोस्ट। कार्बनिक पदार्थों में गोबर से भी गली सड़ी खाद हम बना सकते हैं, गड्ढों में दबा दिया जाता है, कुछ समय बाद उसका अपघटन हो जाता है। खाद फसल के लिए ज्यादा लाभदायक है। उर्वरक जो है इसका अपना महत्व है, लेकिन उर्वरकों का अधिक प्रयोग, कार्बनिक से मतलब इसमें कार्बन का तत्व ज्यादा है, अकार्बनिक से इसमें कार्बन तत्व कम है और तत्व ज्यादा है। ये अकार्बनिक पदार्थ भी फसल, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था, हरित क्रांति में उर्वरकों का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इससे एक नुकसान भी हुआ। उर्वरकों के ज्यादा प्रयोग से जो भूमि है वो बंजर बनती चली गई, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई। तो हमें इनके अंधाधुंध प्रयोग से बचना है। खाद और उर्वरक में अंतर आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। इसकी हमें ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है, इसकी हमें कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। ये सस्ते होते हैं, ये महंगे होते हैं। ये जमीन में पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, ये ऐसा नहीं करते। ये सूक्ष्म जीवों की मात्रा को बढ़ाते हैं, इनमें ऐसा नहीं है। इनका ज्यादा प्रयोग हानिकारक नहीं है, इनका ज्यादा प्रयोग हानिकारक है। इनमें पोषक तत्व कम होते हैं, इनमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। ये है हमारा खाद और उर्वरक का अंतर। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। हमने मैटर को पहले समझना है। अब देखिए, अब हमारे पास जो पशुओं की जो बात है, पशुओं में देखिए, पशु को भी भोजन की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपने सोच करो एक गाय या भैंस पाली जो खाती तो
पूरा है लेकिन उसकी नस्ल ऐसी है वो दूध उत्पादन कम देती है, ऐसे केस में ये खाद्य संसाधनों में सुधार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खाद्य संसाधनों से हमें दूध मिल रहा है, उसमें दूध की उत्पादन क्षमता ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, हम उच्च स्तर की या हाइब्रिड नस्लों के जानवरों का पालन करेंगे ताकि हम ज्यादा ये खाद्य संसाधन जुटा पाए। अब ऐसे ही आपने सुना होगा पोल्ट्री में, पोल्ट्री से हमारे देश के अंदर सभी लोग शाकाहारी नहीं हैं, मांसाहारी लोग भी हैं, मांसाहारी लोग मांस और अंडों का भी सेवन करते हैं। हालांकि इस बात पर भी काफी विवाद है कि अंडे को शाकाहार में माना जाए मांसाहार में, खैर जो भी है हम बात अभी इस पर नहीं जाएंगे। मुर्गियां जो है पोल्ट्री फार्म की दो तरह की होती हैं, एक को हम लेयर्स बोलते हैं जो अंडे देती है, जिनको अंडों के लिए पाला जाता है, एक को हम ब्रॉयलर बोलते हैं जिनको मांस के लिए पालते हैं। मांस के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं उनको प्रोटीन युक्त आहार ज्यादा देने की जरूरत है, जो अंडे के लिए पाली जाती हैं उनको प्रोटीन युक्त आहार की थोड़ी सी कम जरूरत होती है उनकी तुलना में। तो इन चीजों का भी हमने ध्यान रखना है। जैसे हम पोल्ट्री में हम ब्रॉयलर का पालन कर रहे हैं तो हमें उनको ऐसा आहार देना पड़ेगा ताकि उनसे हमें ज्यादा प्रोटीन मिल सके, ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट देनी पड़ेगी, जबकि ब्रॉयलर के केस में कम प्रोटीन युक्त आहार की जरूरत होती है। अब ऐसे ही दूध में, दूध उत्पादन के लिए जो हम फसलों जानवरों का पालन करते हैं उनके भी आहार का, उनके खान पान का, उनके आवास स्थान का पूरा ध्यान रखना है ताकि दूध उत्पादन में कोई कमी ना आए। ऐसे ही शहद के लिए मधुमक्खी का पालन करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, जो शहद की मधुमक्खी हो वो कम डंक मारने वाली हो, अधिक शहद एकत्रित करने वाली हो और अधिक उत्पादन देने वाली हो। ठीक इसी प्रकार से मछली उत्पादन की हम बात करते हैं। मछली उत्पादन में हम दो तरह की मछलियों का उत्पादन का जिक्र करते हैं, एक तो मछली पालन, एक मछली संवर्धन। ठीक है, इनके बारे में हम एक बार अगले वीडियो में और थोड़ा सा जिक्र करेंगे, अभी इतना ही आपने रिवाइज करना है। धन्यवाद।